वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। और इसके साथ ही साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि इसको शेयर करने से आप ही को फायदा है। और नाजरीन, आज जो हमारा जो सेशन है वो एक्सक्लूसिवली जो हमारा सेशन है वो है नहीं भाई। सेक्टर के ऊपर कर रहे हैं, और जो है सीमेंट सेक्टर के ऊपर हम कर रहे हैं। तो काइंडली आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड हों। और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चॉपलाइन सिक्योरिटीज के जो यहाँ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले जो है आईटी सेक्टर के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आईटी सेक्टर में जैसे एवियन है, मैं वन बाय वन करके थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन जितने भी कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, इनका क्या बिजनेस मॉडल है, थोड़ा सा आप वो जो है हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। तो सबसे पहले जो है मैं एवियन के हवाले से जानना चाहूँगी, तो थोड़ा सा आप बताइए हमें। जी, अगर हम एवियन को देखें तो एवियन बेसिकली एक आईटी सर्विसेज कंपनी ही है। और आईटी सर्विसेज में वो हार्डवेयर से रिलेटेड काम करती है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या जो डिफरेंट अर्बन एरियाज की ऑटोमेशन या जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड ऑटोमेशन या प्रोसेस फ्लो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट या हार्डवेयर होता है जो कि मशीनों में लगता है या जो है ड्रिलिंग ड्रिलिंग साइट्स के ऊपर लगता है और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, उससे रिलेटेड जो हार्डवेयर है उससे रिलेटेड एवीएन की डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जो इन हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसमें सीमेंस, हनीवेल, रॉकवेल, हम्म। उसके अलावा बाकी अ, जो है ऑटोमेशन से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करती हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स हैं। एवेंसियन की, एवेंसियन उनका एक जो है क्या बोलते हैं आप उसे, एक ऑफिशियल पार्टनर है। और फिर एवेंसियन बेसिकली ये है कि उस हार्डवेयर को ले जाके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे, डिफरेंट प्लांट्स पे, जैसे कोई शुगर प्लांट हो गया या सीमेंट प्लांट हो गया या कोई ऑयल की स्टोरेज हो गई या ऑयल की ड्रिलिंग हो गई जहाँ पे ऑयल निकल रहा होता है, वहां पे जाके उस इक्विपमेंट वगैरह को इंस्टॉल करता है। और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उसके उसके सॉफ्टवेयर, उसकी मेंटेनेंस, उसकी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली एवेंसियन ने किया ये है कि जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस है, जो कि रिकरिंग होती है उसकी, यानी कि उसकी मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस जो कि उसका एक रिकरिंग बिजनेस या रेवेन्यू है, उसको एवेंसियन ने सेपरेट कर दिया है जो है ऑक्टोपस डिजिटल के अंदर। तो अवेंसियन और ऑक्टोपस जो है वो बेसिकली रिलेटेड कंपनीज हैं। अवेंसियन है और अवेंसियन की सब्सिडरी, यानी कि उसकी 80% तकरीबन ओन्ड कंपनी ऑक्टोपस है। तो ये अवेंसियन और ऑक्टोपस का ओवरव्यू है। सही। और हाँ सर उसके अलावा अगर हम हाँ जी जी। हाँ उसके अलावा अगर हम अवेंसियन को देखें तो अवेंसियन का जो बिजनेस है वो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट बेस्ड है। यानी कि अवेंसियन जो है वो मोस्टली जो है तकरीबन 15 से 20% उसका बिजनेस पाकिस्तान में है, लेकिन उसके अलावा उसका मेजॉरिटी बिजनेस बाहर है जिसमें वो मिडिल ईस्ट वगैरह में ऑपरेट करता है। सही। अच्छा सर, अब जैसे सिस्टम लिमिटेड हो गया, नेट सोल हो गया, इनकी जो है आप परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं, क्या इनका बिजनेस मॉडल है और इनकी क्या अर्निंग्स हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। जी, अगर हम सिस्टम्स को स्पेशली देखें, नेटसॉल और एवेंसियन को अगर हम बहुत हद तक देखें तो नेटसॉल और एवेंसियन, एवेंसियन को हटा दें, अगर हम नेटसॉल को देखें तो नेटसॉल में ये है कि सिंस ये जो आईटी कंपनीज हैं इनको देखने का थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका होता है, इस तरह से कि जैसे अभी दुनिया भर में जो है ना वो टैरिफ्स लग रहे हैं और दुनिया भर की मार्केट्स वगैरह गिर रही हैं।
और हमारी मार्केट दुनिया में वाहिद मार्केट थी जो कल पॉजिटिव थी। तो वो जो है ना, वो पता नहीं कहावत भी होती है ना कि जो है ना, अपनी मस्ती में करके, तो हमारा मुल्क अपनी मस्ती में है, हमारा दुनिया से उस तरह से बहुत हद तक ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी कहीं पे भी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इस चीज का कभी कभार फायदा भी हो जाता है कि अगर दुनिया में बुरे हालात हो रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, या कोल की प्राइस नीचे जा रही है, डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो हमें उनका बेनिफिट ये है, क्योंकि वैसे भी हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट कम ही करती हैं। लेकिन आईटी सेक्टर मुख्तलिफ सेक्टर इसलिए है बाकी सेक्टर से, क्योंकि आईटी सेक्टर का मेजॉरिटी जो बिजनेस है और जो प्रॉफिट है वो बाहर से ही आता है। यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है। अगर हम नेटसॉल को देखें तो नेटसॉल का काम ऑलमोस्ट 100% एक्सपोर्ट है। सिस्टम्स का तकरीबन 90% जो काम है वो एक्सपोर्ट है। अवेंसियन का जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 80 to 85% जो काम है वो एक्सपोर्ट का है। तो इसमें अगर हम देखें तो एवेंसियन और सिंस अगर अगर किसी सिंस जो है, अगर इनका काम एक्सपोर्ट का है, तो जाहिर है कि इनकी जो अर्निंग होती है, इनकी अर्निंग भी फॉरेन करेंसी में ही आती है। चाहे वो दिरहम हो, चाहे वो दिनार हो, चाहे वो रियाल हो, चाहे वो यूरोज हो, डॉलर्स हो, तो फॉरेन करेंसी में ही आती है। तो इसी लिहाज से अगर हम आईटी कंपनीज को जब देख रहे होते हैं, तो उसके लिए ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटी कंपनीज का की जो ग्रोथ हो रही है वो डॉलर्स में कितनी हो रही है। चाहे वो रेवेन्यू की, चाहे वो सेल्स की ग्रोथ हो, चाहे वो प्रॉफिट्स की ग्रोथ हो। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो सिस्टम्स ऐसी कंपनी है कि जिसमें डॉलर टर्म्स में सेल्स की भी ग्रोथ है, और डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो प्रॉफिट की भी ग्रोथ है। पिछले अगर हम 5-6 साल का एनालिसिस करें तो एक आध साल में चीजें अप डाउन हो जाती हैं, लेकिन अगर हम पिछले 5 से 6 साल का एनालिसिस करें तो ये है। बाकी अगर हम एवेंसियन की बात करें तो एवेंसियन में भी ग्रोथ है डॉलर टर्म्स में। नेटसॉल का ये है कि नेटसॉल में बहुत हद तक जो है ना, कोई अगर हम वैसे देखेंगे रुपीज में तो ग्रोथ है, लेकिन डॉलर्स में देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो ये है अभी। लेकिन ये कि नेटसॉल भी थोड़े बहुत डिफरेंट बिजनेसेस की तरफ जा रहा है, और वो भी अर्निंग्स वगैरह अच्छी पोस्ट कर रहा है रिलेटिव टू जो उसका स्टॉक चल रहा है, वो उस लिहाज से। सही। और सर अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ नेटसोल के हवाले से, सॉरी नेटसोल कह रही हूँ, टीआरजी और जो है और टेली कार्ड है, इस और टेली कार्ड का स्पेशली मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इसको आगे आप फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। फिर उसके बाद जो है वो आग लगे बस्ती में थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैं पूछूंगी कि वो तो अभी तो हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं, लेकिन ये मस्ती कब तक चलती रहेगी, ये आग के शोले इधर कब तक आएंगे। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइएगा, लेकिन अभी सबसे पहले जो है टीआरजी और टेलीकार्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइए। अच्छा। टीआरजी जी। टीआरजी के टीआरजी अच्छा, टीआरजी जो है वो मेरे ख्याल से सबसे डिफरेंट जो है आईटी सेक्टर की कंपनी है, हम्म। या टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो कहा जाता है जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर। हम्म। टीआरजी इस तरह से मुख्तलिफ है कि टीआरजी जो है वो खुद से आईटी कंपनी नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, जिस तरह से मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एंग्रो होल्डिंग्स एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। इसी तरीके से अगर हम आईजीआई होल्डिंग्स की बात करें, पैकेजेस लिमिटेड की बात करें, हम्म। ये सारी जो है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज हैं। यानी कि इनकी एक पेरेंट कंपनी होती है जिसका अपना कोई बिजनेस या काम नहीं होता, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज में जो कि बिजनेस करती हैं और काम करती हैं। तो यानी कि वो बेसिकली कंपनीज होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स को या डिफरेंट कंपनीज को मैनेज करती हैं। तो इसी तरीके से जो टीआरजी है, या जिस जो टीआरजी से मतलब है द रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप,
तो टीआरजी पाकिस्तान जो है उसकी आगे एक पेरेंट कंपनी है, टीआरजी इंटरनेशनल, TRGIL, टीआरजी इंटरनेशनल लिमिटेड। अब वो जो टीआरजी इंटरनेशनल लिमिटेड है वो बाहर बेस्ड है, यानी कि जो है कैरेबियन में बरम्यूदा में बेस्ड है। और उस टीआरजी इंटरनेशनल की आगे जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं आईटी कंपनीज में। इनिशियली तो उसकी तीन इन्वेस्टमेंट्स थी। एक ई टेलीकोट के नाम से थी इन्वेस्टमेंट, एक आईबेक्स के नाम से है इन्वेस्टमेंट, और एक अफिनिटी के नाम से है इन्वेस्टमेंट। अगर हम आईबेक्स की बात करें तो आईबेक्स जो है वो बेसिकली जो है कस्टमर सर्विसेज या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीओ की कंपनी है। या अगर हम उसको सादा अल्फाज में बोलें तो आईबेक्स के डिफरेंट जो है वो कॉल सेंटर्स हैं। तो आईबेक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि बाहर लिस्टेड भी है, यूएसए में न्यूयॉर्क में लिस्टेड है वो कंपनी। और उस आईबेक्स का बेसिकली काम ये है कि उसके यूरोप और अमेरिका वगैरह में क्लाइंट्स हैं, और उन क्लाइंट्स के जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं वो आउटसोर्स हुए हुए हैं आईबेक्स को। और आईबेक्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, जमेका में भी हैं, बाकी एक दो और जगह मुख्तलिफ जगहों पे भी हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ई टेलीकोट एक मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो वो जो है ऑलरेडी टीआरजी ग्रुप जो है सेल कर चुका है, और उसको सेल करने के बाद उसके पैसे आ चुके हैं टीआरजी पाकिस्तान के पास, जिसमें टीआरजी पाकिस्तान का तकरीबन $120 मिलियन का शेयर्स था, जिसके थ्रू मोस्टली जो है टीआरजी पाकिस्तान के शेयर्स का बायबैक हो चुका है, ग्रीन ट्री वाला। उसके अलावा अगर हम देखें तो अफिनिटी है। अफिनिटी जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाता है, जो कि सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्शन बनाते हैं कॉल सेंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके और क्लाइंट के बीच, यानी कि कौन सा कॉल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट सूटेबल होगा किसी क्लाइंट के लिए। वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो अफिनिटी के थ्रू जो है रन होते हैं, अफिनिटी के सॉफ्टवेयर हैं वो। सही उसके बाद है। फाइनली अगर हम हम्म, हाँ जी जी, बस सही है, बस सही हो गया। हाँ जी सही। अच्छा सर, टेलीकार्ट के हवाले से बताइए कि इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी टेलीकार्ड के जो है ना, अगर हम बारे में देखें तो टेलीकार्ड इनिशियली जो है वो उसका कॉलिंग कार्ड वगैरह का बिजनेस था, लेकिन जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेशली ये रिटेल साइट के ऊपर ये जो कॉलिंग कार्ड का बिजनेस है। अच्छा, टेलीकार्ड जो है वो स्लाइटली डिफरेंट इस तरह से कंपनी है कि वो उसका जो जो कोर बिजनेस है वो आईटी सर्विसेज का नहीं है, उसका जो कोर बिजनेस है वो डेटा या टेलीकॉम सर्विसेज का बिजनेस है, जो है टेलीकार्ड का जो कोर बिजनेस है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो टेलीकार्ड में टेलीकार्ड का जो है ना इनिशियली कॉलिंग कार्ड्स वगैरह का बिजनेस था, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो बिजनेस है वो ऑब्सलीट हो गया। फिर उसके बाद अगर अभी हम करंटली देखें तो टेलीकार्ड की एक सब्सिडरी है सुपरनेट के नाम से। वो जो सुपरनेट है वो आगे जो है डिफरेंट काम करती है, जिसमें ये है कि वो सैटेलाइट के थ्रू डेटा और जो है इंटरनेट की कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है किसी भी क्लाइंट को। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो PABX यानी कि जो लैंडलाइन फोन्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो लैंडलाइन फोन्स वगैरह इंस्टॉल करके देती है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, कंपनीज को। उसके अलावा डेटा यानी कि इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनीज को। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस ये जो है अब आईटी सर्विसेज की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, यानी कि हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और उसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर हैं उनका भी बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपनी डिफरेंट सब्सिडरीज के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो टेलीकार्ड है, टेलीकार्ड के नीचे सुपरनेट है, और फिर सुपरनेट की डिफरेंट आगे सब्सिडरीज हैं, सुपरनेट सॉल्यूशंस के नाम से, सुपर इंफ्रा के नाम से डिफरेंट सब्सिडरीज हैं। तो ये है टेलीकार्ड का थोड़ा बहुत इंट्रो।
सही बिल्कुल। और यही चीज़ नाज़रीन के जो है जितनी भी कंपनीज हैं, अगर हम आईटी की बात करें, इसके अलावा दूसरे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, किस तरह से जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, और किस तरह से इनके सेल्स को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है पीएसएमयू जो है लेकर आया है आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज, और जो है उन कोर्सेज में आप जब आप उन कोर्सेज में इनरोल होंगे तो उनको तो ये सारी चीज़ें इनके ये जितनी भी है कि सेल्स किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें जो है आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और फिर उसके बाद जो है आप भी ओके। इसको अंडरस्टैंड करके आगे वर्किंग में कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इन कोर्सेज में जो है अपने आप को इनरोल करवाना है। और ईद अब खत्म हो चुकी है, ईद के बाद अब क्लासेस शुरू हो रही हैं, और ये मैं आपको बताती चलूँ जो है 10 तारीख को जो है, यानी 10 अप्रैल को जो है इसकी ओरिएंटेशन क्लास है। और आप लोग सबके लिए है वो ओरिएंटेशन क्लास। और बाकी टाइमिंग और सारी चीज़ों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहें, आपको बता दी जाएंगी। और इसके बाद जो है आप इसमें एडमिशन लें, और बहुत कम स्लॉट रह गई, मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत लिमिटेड स्लॉट्स अब रह गई हैं। तो जो है जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। अब सर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगी कि थोड़ा सा जो है सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो है, जैसे डीजी खान सीमेंट है, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसका जो एक प्रोजेक्ट था जो सी पैक की तरफ था, उस उसमें क्या उसकी क्या अपडेट्स हैं अब तक, और जो है इसकी सेल्स में क्या आया है फर्क, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें प्लीज, आपका माइक। अगर हम डीजी खान को देखें तो डीजी खान की भी जो है ना, जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस तो उसका सीमेंट ही है। हम्म। लेकिन उसके अलावा डीजी खान की एक दो और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जिसमें जो है वो आ, थोड़ी बहुत इसकी जो है बैंक में भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जाहिर है ये पूरा निषाद ग्रुप की कंपनी है, मियां मंशा साहब की। तो उसके अलावा डीजी खान को अगर आप देखें तो डीजी खान जो है वो उन कंपनीज में से है जिसका साउथ में भी प्लांट है, यानी कि सिंध में भी प्लांट है, और पंजाब साइड पे भी प्लांट है, और केपीके में भी प्लांट है। यानी कि डीजी खान के तीन प्लांट है, और डीजी खान मतलब उस तरह उन कंपनीज में से आती है जिसके तीन बड़े सूबों में जो है प्लांट्स हैं। अब टीआरजी, अब सॉरी, टीआरजी डीजी खान को इस वजह से कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो जो है अभी तो जाहिर है हम इंट्रो कर रहे हैं, जब हम अपने कोर्स में डिटेल में जाएंगे तो जाहिर है कि हम फिर डिटेल में देखेंगे कि जो है मेरी इस बात का क्या मतलब है, और जो है क्या नुकसान आते हैं और क्या फायदे हैं डिफरेंट जगह प्लांट्स वगैरह होने के। और सही। तो सर इसकी जो एक्सपोर्ट बंद हुई है उसमें इनकी सेल्स पे कितना फर्क आया है, थोड़ा सा इसके वाले से बताइए। जी, पहली तो बात यह है कि डीजी खान की एक्सपोर्ट बंद नहीं हुई है। अच्छा। वो जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं, लेकिन ये है कि डीजी खान की बहुत कम पोर्शन ही एक्सपोर्ट्स का यूएसए जाता है। डीजी खान के वैसे तो एक्सपोर्ट्स ये श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह वाली साइड के ऊपर ज़्यादा है। हम्म। सेंट्रल एशिया में है, सिंस बांग्लादेश वगैरह में ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एक्सपोर्ट के टैरिफ्स लगे हैं तो फिर बाकी कंट्रीज के ऊपर भी लगे हैं, बांग्लादेश पे भी लगा है, वियतनाम पे भी लगे हैं, बाकी कंट्रीज पे भी लगे हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं है जिसके ऊपर एक्सपोर्ट के टैरिफ्स लगे हैं। तो ये है कि देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच होगा इसका कि क्या। देखिए, डीजी खान को ऐसे चीज का कोई नुकसान नहीं है, सही बिल्कुल। और इनिशियली भी हाँ। हम्म। हम्म। सही। और यहाँ पर जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और मैं उनको कहूँगी कि आप लोगों के जो सवालात हैं खास तौर पे आईटी से रिलेटेड और सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड, तो वो आप जो है कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने सवालात कर लीजिए। जी जी, मेरा सवाल है। तारिक अजीज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर, अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल आईटी से रेलिवेंट है, सिमेट्री ग्रुप के हवाले से है। हम्म। सिमेट्री ग्रुप को भी डिस्कस कर दीजिएगा। जी, सिमेट्री ग्रुप को अगर हम देखें तो इनिशियली सिमेट्री ग्रुप एक मीडिया कंपनी थी। यानी कि वो जो डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसका काम करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता
सिमेट्री ने किया ये है कि सिमेट्री जो है वो आईटी सर्विसेज की तरफ भी जा रहा है, और उसके अलावा सिमेट्री ने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी डेवलप किए हैं। अब प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी में ये होता है, यानी कि उसने अपने ओरिजिनल आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि अभी उसका एक आया था, विट विटफाई के नाम से है या विडली के नाम से है, विटफाई के नाम से, आई थिंक विडली तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एआई बेस्ड वीडियो क्रिएटर है। तो तो सिमेट्री के आगे फ्यूचर में प्लान्स ये हैं कि वो एक तो ये कि वो जो डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, इन प्रोडक्ट्स को बाहर लेके जाना, क्योंकि अभी करंटली सिमेट्री का मतलब मेजोरिटी बिजनेस पाकिस्तान में ही है। इसका 20-30% बिजनेस बाहर होगा। तो सिमेट्री करना ये चाह रहा है कि इसका मेजोरिटी बिजनेस बाहर हो जाए, यानी कि मिडिल ईस्ट साइड के ऊपर और डिफरेंट जगहों पे इसका बिजनेस हो जाए। उसके अलावा एक और चीज ये कर रहा है कि ये जो है, इसके इसके जितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, नोट किया करना जिस पड़ेगा। जिसमें जो है ना, एक तो इसका वो इन्फ्लुसेंस के नाम से इसका प्रोडक्ट है। फिर उसके अलावा इसका एक रिटेल सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये तीन चार जो इसके प्रोडक्ट हैं, ये इन सारे प्रोडक्ट्स को अभी टेस्टिंग फेज में है। ये सारे प्रोडक्ट्स वंस इनकी टेस्टिंग हो जाएगी, फिर इनका रोल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये उसको ग्रैंड स्केल के ऊपर लेके जाना चाह रहा है। यानी कि ये जो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये बाहर भी ऑपरेट करेंगे, यानी कि ये लॉन्च होंगे मिडल ईस्ट वगैरह में भी। और ये जो है वो सेपरेटली कंपनीज भी बनेंगी इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। और फ्यूचर में जो है, ये कंपनीज जो है लिस्ट वगैरह करवाने का भी कंपनी का प्लान है, चाहे वो लिस्टिंग जो है वो, चाहे वो यहाँ हो या चाहे वो बाहर की मार्केट्स में हो। तो ये सिमेट्री का एक ओवरव्यू है। बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया है नाशिद साहब। मुझे सिंपल इतना बता दीजिएगा कि ये सिमेट्री ग्रुप में इन्वेस्टमेंट के ये जो रेट सब आ गए हैं, मेरे ख्याल 14-17 तक ये आ गया है, तो क्या ये अच्छा अच्छा कम बैक दे सकता है या थोड़ा वेट करें, क्योंकि बहुत नीचे से ये ऊपर आया था। इस हवाले से मेरा सवाल है। कोर्स जो है, कोर्स जाहिर है कि जो कोर्स होगा हमारा, उसमें जो है ये सारी चीजें भी टच अपॉन होंगी कि स्टॉक जो है वो, अगर कोई 14 रुपए पे है तो क्या वो महंगा है, या 15 रुपए पे है तो महंगा है, या 20 रुपए पे है तो महंगा है। तो इन सारी चीजों पे टच। और वैसे अगर हम पर्टिकुलरली सिमेट्री की बात कर ले, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए तो इस रेट के ऊपर सिमेट्री अच्छा है, यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर होल्डिंग है। शॉर्ट टर्म में मे बी इसमें कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके जो प्लान्स वगैरह हैं वो बड़े हैं। सही। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। जी और किसी का सवाल? जी मकबूल साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी सर अपना सवाल करें। जी जी, सॉरी। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि एवीएन का रिजल्ट तो अच्छा आया है, लेकिन इसने कुछ दिया भी नहीं है। 4-5 रुपए इन्होंने अर्निंग की है, लेकिन कुछ भी इन्होंने पे आउट दिया नहीं है। और मेरी दिसंबर से मेरे पास होल्डिंग पड़ी हुई है, पैसे भी स्टक हो गए। 60 रुपए की मेरी जो है तकरीबन बनता है एवरेज। तो अब मैं क्या करूँ, काफ़ी अरसे से मैं इसमें स्टक हुआ हुआ हूँ, शेयर भी ज़्यादा है। तो अब 8-9 रुपए का फर्क आ गया है। अब मैं लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करूं या इसको कहीं स्विच कर जाऊं, स्विच साधारण से, या किसी से, मैं क्या करूं? बस ये पूछना था कि इसमें तो बाकी मजीद नीचे तो जाने की इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म भी रखा जाए। तो बस इसमें ये पूछना था कि इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं या फिर मजीद नीचे जाने का खतरा नहीं, तो आप नहीं है इसमें? इसे होल्ड ही रखें, होल्ड ही रखें। अच्छा, चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया मकबूल साहब। जी रऊफ महमूद साहब जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। गोरे की बाइंग नहीं आई है। आज तो गोरे की अब बाइंग आ गई है, आज आज गोरे की आज बाइंग आ आई है आज। आज आ गई। आज जी सर, फॉरेन गोरे बाइंग। की बाइंग हाँ, आई है सर। आज आज ओवर। आईटी सेक्टर तो फिर बूम करेगा। मैंने ऑक्टोपस लिया हुआ है, मेरी है 60 रुपए की बाइंग और 20,000 शेयर है। तो उसका मैं क्या करूं सर? उसका तो थोड़ा सा मुझे बताएं। जी ऐसे मसला नहीं है, होल्ड ही आवाज आ रही है रखें। सर? चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, होल्ड ही रखें फिलहाल। अच्छा, उसको कोई घबराने वाली बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, घबराने वाली बात।
और एक मैम नादिया की इजाजत हो तो एक मैं पीआईए के बारे में सवाल कर सकता हूँ? जी जी सर प्लीज। जी जी जी, आप करें हाँ। करें करें। और मैंने पीआईए लिया हुआ है, 1 लाख शेयर है मेरा। वो 17 रुपए 10 पैसे की बाइंग है। तो जी जी। उसका क्या करें? उसका तो थोड़ा सा बता दे सर, कि नहीं, उसकी अभी कब तक होगी? और फिलहाल तो आप होल्ड रखें। फिलहाल तो अच्छा। आप होल्ड रखें। हाँ हाँ हाँ। और सरले की भी बाइंग है सर मेरी, 104 रुपए की 20,000 शेयर है। आप सर्ल भी होल्ड रखें, क्योंकि सर्ल का ये है कि 115 120 तक तो इसकी टारगेट प्राइस है, ये चला जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक। बहुत शुक्रिया ठीक है, रऊफ बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब जी। मोहम्मद नादिर साहब जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अच्छा देखिए टाइम बहुत कम रह गया, तो जल्दी जल्दी अपने सवाल आप लोग कर लीजिए। जी मोहम्मद नादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि आईटी सेक्टर की मेन जो प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर जिस तरह टैरिफ्स लग रहे हैं, तो उससे फिर इन पर नेगेटिव इफेक्ट तो काफी ज्यादा आएगा। और सिस्टम का टारगेट भी सर काइंडली बता दीजिए। जी, जो टैरिफ्स लगे हैं वो टैरिफ्स जो हैं वो गुड्स गुड्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं लगे। जी थैंक यू सर। और सीमेंट सेक्टर के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट सर? सीमेंट सेक्टर के ऊपर ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही है। एक्सपोर्ट्स की वजह से तो सीमेंट को एज सच कोई नुकसान नहीं होगा। सर काइंडली सिस्टम और फौजी सीमेंट का टारगेट बता दीजिएगा। हाँ, सिर्फ फौजी सीमेंट का जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 55 है। बाकी जो अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम्स का जो है वो 600 प्लस, और फिर आगे 700 का थैंक यू टारगेट है। सर। बहुत शुक्रिया नादिर साहब जी। हसन शाह जल्दी से अपना सवाल कीजिए। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजिए प्लीज जी, आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जो NWFP के खैबर पख्तूनख्वा पे जो रॉयल्टी लग रही है वो लग गई है, और ये जो शराट सीमेंट की जो प्राइस नीचे गई है उसी की वजह से गई है, कि कोई कुछ और रीजन है इसका? चिराग सीमेंट की प्राइस उसी वजह से नीचे गई है। रॉयल्टी अभी लगी नहीं है, लेकिन लग जाएगी, क्योंकि अगर पंजाब में लगी हुई है तो इधर भी लग जाएगी। एक्सपेक्टेड यही था कि इधर लगेगी भी। और अगर चिराग सीमेंट की प्राइस अभी नीचे गई हुई है तो बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 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 एक तरफ तो रॉयल्टी बढ़ी है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीमेंट वालों ने ऑलरेडी तकरीबन 100 रुपए से अपनी प्राइस बढ़ा दी है। तो अगर रॉयल्टी का 50 रुपए का इम्पैक्ट है तो 100 रुपए तो ऑलरेडी अपनी प्राइस बढ़ा चुके हैं। तो वो प्राइस ओके। बढ़ा के कवर कर लेंगे सब कुछ। ओके जी, जी ठीक है जी, थैंक यू। चलें यासिर भट्टी जल्दी से अपना सवाल करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, पूछना था नेटसोल की टारगेट प्राइस बता दें, और पाइनियर सीमेंट क्यों ये 10 रुपए के इर्द ही घूम रहा है, ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा, और इसकी टारगेट प्राइस क्या है? नहीं, पाइनियर सीमेंट सीमेंट सेक्टर जो है वो सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा ही है। बाकी ये है कि आप अगर तो आप पाइनियर सीमेंट में प्रॉफिट में हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप बेच के कोई और स्टॉक में शिफ्ट हो जाएं। फौजी सीमेंट वगैरह जैसे स्टॉक में फौजी सीमेंट या गरीब बाल या अटक सीमेंट या पावर सीमेंट। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में नहीं भी हैं तो होल्ड रखें, कोई मसला नहीं है, रिकवरी हो जाएगी। बाकी दूसरा सवाल किससे रिलेटेड था? नेटसोल का सर टारगेट प्राइस, नेटसोल। नेट सोल हाँ का टारगेट। नेटसोल। हाँ हाँ, नेटसोल का जो टारगेट प्राइस है। लेकिन नेटसोल को अगर हम देखें तो नेटसोल पिछले एक साल में 160 तक भी टच करके आया है। तो 170 तक भी ऑलमोस्ट गया है। तो इसका जो नेटसोल का जो टारगेट है वो तकरीबन इसकी अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली मुझे यही समझ आता है कि 160 165 तक का इसका होना चाहिए टारगेट। सही। बहुत शुक्रिया। जी सरमद जिया साहब जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम। सर, आपने रिसेंटली एक डीजी खान की एक मेटीरियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ना कि वो यूएसए में कोई अपना प्लांट वगैरह भी लगा रहे हैं, तो उनको तो टैरिफ इम्पेक्ट भी नहीं कर सकेगा। और दूसरा, ये जो बिजली की कीमतें कम हुई हैं, इसका सीमेंट पे कितना इम्पेक्ट आएगा? और डीजी खान की टारगेट प्राइस अगर बता दें। अल्लाह, वो अभी हम कह रहे थे कि क्या है, मस्ती में चल रहे हैं हम अपनी। वो अ, आग लगी अल्लाह बस्ती कर में।
अल्लाह करे कि ऐसा भी दिन आए कभी के कोई पाकिस्तानी कंपनी यूएसए में जाके प्लांट लगा रही होगी। ये खबर जो है बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये दिन जो है वो अल्लाह करे ये दिन भी आए कभी कि पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो यूएसए में जाके प्लांट लगा रही हो। अभी फिलहाल जो है लकी सीमेंट है जिसने जो है वो अफ्रीका और जो है मिडिल ईस्ट वगैरह में एक दो प्लांट लगाए हुए हैं पार्टनरशिप्स के थ्रू। लेकिन ये है कि डीजी खान ने एक कंपनी बनाई थी यूएसए में सीमेंट की ट्रेडिंग के लिए, सीमेंट की ट्रेडिंग अच्छा। के लिए प्लांट नहीं लगाया था। उसने कंपनी बनाई थी यूएसए में सीमेंट की ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है वो कंपनी बनी हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि डीजी खान ने वहां पे सीमेंट भेजना ही भेजना है। जाहिर सी बात है हालात फेवरेबल होंगे तो वो भेज देगा, नहीं होंगे तो नहीं भेजेगा। और सर वो बिजली के टैरिफ्स का इस सीमेंट के सेक्टर के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, ये जो अभी काम किए हैं बिजली के टैरिफ कि इसका बिजली के इम्पैक्ट ज्यादा टैरिफ्स स्टील के का ऊपर ज्यादा सीमेंट के सेक्टर के ऊपर काफी, इसका इम्पैक्ट स्टील के ऊपर ज्यादा आएगा। जैसे मैंने ग्रुप्स वगैरह में भी हमारे जो है वो बताया था कि टैरिफ्स जो है रिड्यूस होने वाले हैं। अ, और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो टेक्सटाइल और स्टील, टेक्सटाइल स्टील ग्लास सेक्टर वगैरह के ऊपर ज्यादा आएगा, केमिकल के ऊपर। सही, बहुत शुक्रिया सर। सीमेंट के ऊपर जी जी जी, कंप्लीट कर लें सर जी। जी सीमेंट के ऊपर भी आएगा, कुछ कंपनीज के ऊपर आएगा। जैसे अगर हम फौजी सीमेंट देख लें या चिराग सीमेंट देख लें, इनके लिए पॉजिटिव होगा। फौजी सीमेंट, चिराग सीमेंट, कोहाट सीमेंट, इनके लिए पॉजिटिव होगा। डीजी खान के लिए भी कुछ हद तक पॉजिटिव होगा। सही, बहुत शुक्रिया सरमा जिया साहब जी। अब बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, 1.5 मिनट है और इस 1.5 मिनट में हम पूछेंगे सर से आईटी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के टॉपिक्स क्या सजेस्ट करेंगे। जी सर। जी हमारा कोर्स जो है वो फंडामेंटल होगा, तो जो पिक्स हैं वो भी फंडामेंटली होंगी। अगर हम आईटी सेक्टर में देखें तो आईटी सेक्टर में जो टॉप पिक्स होंगी वो सिस्टम्स और एवेंसियन, और उसके अलावा सीमेंट। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो टीआरजी भी बेनिफिट दे सकता है क्योंकि जाहिर है उसकी एक डील चल रही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है पाकिस्तान टेलीकॉम को भी देखा जा सकता है, पाकिस्तान टेलीकॉम को, टेलीगार्ड को भी, और सिमेट्री को भी देखा जा सकता है थोड़ी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। सही, और सीमेंट सर उसके जल्दी अलावा से अगर हम बता दें क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। सीमेंट में अगर हम देखें तो सीमेंट में टॉप पिक्स में फौजी सीमेंट होगा, अटक सीमेंट होगा, पावर सीमेंट होगा, कोहाट सीमेंट होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, और यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जो है मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।